तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2021 के लिए सीटीज भाग 2 में से। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब यहाँ पे एक जानकारी आपको दे दूं पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो के कि कोई चैप्टर आपने नहीं समझा है बुक से सो समझ सकते हो, लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई दो पार्ट 2 3 कुछ आता है या फिर दूसरी बुक्स है आपकी तो उनके सारा कुछ इकट्ठा उधर ही मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे जो है ये आर्टिकल है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप चाहो तो जाके पढ़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने खास तौर पे एचबीएससी वालों के लिए बनाए हैं, यानी हरियाणा बोर्ड के लिए। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट सीबीएसई के आ सकते हैं, मतलब सीबीएसई से भी होंगे कुछ स्टूडेंट, तो जो सिलेबस रिड्यूस हुआ आपको पता है 2021 में कोरोना की वजह से। सो यहाँ पे जो है ना एचबीएसई का जो रिड्यूस सिलेबस है और सीबीएसई का ऑलमोस्ट मैच करता है। सो आप एक बार कंफर्म कर लेना आर्टिकल खोल के कि हाँ ये क्वेश्चन है, बाकी वीडियो में पता चल जाएगा। जो जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सीबीएसई में भी आए हैं, एचबीएसई में भी आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं अभी। अब यहाँ पे मैं जो है देखो समझाने का ज़्यादा कुछ होता नहीं है, कहानी का पता होना चाहिए। कहानी का नहीं पता, वीडियो देखो पता लग जाएगा, हमने बना रखी है वीडियो। अब जो है पार्ट 1 है नेताजी का चश्मा। इसमें जो है मतलब क्वेश्चन है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जिस जिस पर्सन पे VVI लगाया वो पिछले सालों में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। ऐसा नहीं कि एक बार पूछ लिया तो बस लगा दिया VVI, नहीं ऐसे नहीं होता। अब इसको जो है क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, कैप्टन के बारे में बताइए, कैप्टन की विशेषताएं बताइए। तो चश्मे वाले के बारे में बताना है, मतलब आपको चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं था और ना ही वो किसी देश की फौज में था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। उसका कारण क्या था कि उसके अंदर देशभक्ति की भावना जो है कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अपनी शक्ति के अनुसार देश के निर्माण में अपना योगदान देता। कस्बे का जो कैप्टन के कस्बे में चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी और मूर्तिकार उस मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया। अब जो चश्मा बनाना भूल गया तो कैप्टन को बड़ा दुख हुआ उस चीज़ को लेके। सो उसने क्या किया, उसने जो है वो चश्मे बेचता था तो उसने जो है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा कर रखा, जब तक वो जिंदा रहा लगा के रखता था हमेशा। तो इस कारण से लोग उसको कैप्टन कहते थे। तो ये थी विशेषताएं उसके बारे में। और क्वेश्चन को देखो थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोनों, देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, आंसर मतलब आंसर सेम है, दो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे गए यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पान वाले का रेखा चित्र बताइए। देखो इस चैप्टर में से दो ही चीजें आती है, तो पान वाला पूछ लेंगे या कैप्टन के बारे में पूछेंगे। एक के बारे में तो पूछेंगे ही पूछेंगे वो। पान वाले के चरित्र की दो विशेषताएं बताइए, या फिर ऐसे पूछ लेंगे वो। तो पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के ठीक सामने थी। पान वाले का रंग काला था। देखो खास तौर पे ये चीज़ें याद रखने की होती है कि पान वाले का रंग कैसा था, शरीर कैसा था। तो वह शरीर से मोटा था, आंखें हंसती हुई थी, उसकी तोंद निकली हुई थी, तोंद मतलब पेट, ठीक है। जब यह किसी बात पर हंसता तो उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी। वह स्वभाव से खुश मिजाज था। बार बार पान खाने से उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे थूकता। वैसे भी ऐसे कौन बात करता है पान को मुंह में रख के। यह उसकी आदत भी बन चुकी थी। पान वाले के पास हर किसी की पूरी जानकारी होती थी, जिसे वह बड़े रसीले अंदाज में दूसरों के सामने प्रस्तुत करता था। वह मन का अच्छा था और इसीलिए कैप्टन की मृत्यु की खबर सुनते समय उसकी आंखों में उदासी के भाव आ गए थे। तो ये विशेषताएं थी। और हाँ एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे देखो दो विशेषताएं पूछी है ना, तो इसमें हो सके आपका अगर मन करे तो 2 पॉइंट बना लेना, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 ऐसे बना लेना। तो उससे क्या होगा, उससे एग्जामिनर को थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाता कि हाँ पॉइंट 1 में क्या बताया, पॉइंट 2 में दो विशेषताएं पूछी। तो इससे जो है ना ज़्यादा चांस रहते हैं आपको नंबर अच्छे मिलने के, बस और कुछ नहीं होता। अब आपको देख लेना आपको नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पे है नेताजी का चश्मा, पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, या फिर मूल भाव। देखो मूल भाव को लगाया मैंने, कुछ सालों में आए हैं एचबीएससी के अंदर। तो नेताजी का चश्मा पाठ का मूल भाव, वैसे पाठ जितने भी आ रहे हैं ना एग्जाम में उनके सभी के मूल भाव और उद्देश्य, उनमें से एक क्वेश्चन आता है। अब ऐसा होता है रैंडम क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी चैप्टर में से, बट हाँ सभी चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर आता है मूल भाव को लेके, या तो उद्देश्य पूछेंगे या फिर मूल भाव, एक ही बात होती है वो। अब देखो यहाँ पे इस पार्ट का क्या उद्देश्य है वो बता देते हैं हम। देखो काफी बड़ी कहानी बतानी, एक तरीके से समरी होती है ना चैप्टर की, वो बतानी है आपको। देखो नेताजी का चश्मा पाठ में के लेखक शिवम प्रकाश है। इस पाठ का उद्देश्य देश प्रेम का वर्णन करना है। देश का निर्माण कोई अकेला नहीं कर सकता,
जब जब देश का निर्माण होता है उसमें कई प्रसिद्ध हो जाते हैं और कई गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में हमें यही दर्शाया गया है कि नगर पालिका वाले कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाते हैं। मूर्तिकार नेताजी का चश्मा बनाना भूल जाता है। उस कस्बे में कैप्टन नाम का एक व्यक्ति चश्मे बेचने वाला है। उसे बिना चश्मे के नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा सा लगता है, इसीलिए वह उस मूर्ति पर अपने पास से, क्योंकि चश्मे बेचता है ना, तो चश्मा अपने पास से लगा देता है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके मरने के बाद नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के चौराहे पर लगी रह जाती है। बिना चश्मे की मूर्ति देखकर हालदार साहब को बहुत दुख हुआ। वह ड्राइवर से चौराहे पर बिना गाड़ी रुके आगे बढ़ते रहने को कहता है, लेकिन अचानक उसकी नज़र मूर्ति पर पड़ती है जिस पर सरकंडे का बनाया गया चश्मा लगा हुआ था। और यह दृश्य देखकर बेचारा हालदार साहब भी कहाँ अपनी दिल की भावनाएं रोक पाता, उसमें भी देशभक्ति की भावनाएं आ जाती है। तो इसमें जो है इस पाठ का प्रमुख लक्ष्य ये है कि देश के निर्माण में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, किसी ने कम दिया, किसी ने ज़्यादा, लेकिन शामिल बहुत ज़्यादा लोग हुए थे। तो उसी के बारे में ये पाठ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखो पूरी देखोगे आप, ओवरऑल देखोगे, समरी की मेन मेन लाइन्स है जो कहानी है आपकी, उसकी मेन मेन लाइन्स चूज कर रखी है बस, और वो बतानी है आपको। ये अपने पास से बता सकते हो अगर आपको कहानी याद है तो। ऐसा नहीं है कि ये ऐसी चीज़ें रटने की होती है, अपने पास से बना के लिख सकते हो आप इसको। हिंदी है वैसे भी, बना ही लोगे आप। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर, बाल गोविंद भगत, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब बाल गोविंद भगत को देखते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है इसमें, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। काफ़ी सालों में आए, मतलब पिछले एचबीएससी में कई बार आया हुआ है ये, 3-4 बार अलग अलग सेट्स में और अलग अलग सालों में आया हुआ है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब यहाँ पे बताना क्या है आपको, विशेषताएं बतानी है, क्योंकि लोग जो है मतलब उसको साधु कहते थे, लेकिन वो गृहस्थी वाला भी था, तो ऐसा क्या था उसके पीछे, तो वो बतानी है आपको। तो खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत वेशभूषा से साधु नहीं थे, उनका व्यवहार साधु जैसा था। वे कबीर के भक्त थे, कबीर के गीत गाते थे। वैसे आप मत गाने लग जाना, क्योंकि आपको जो है दोहे करने पड़ेंगे याद, उनकी व्याख्या समझनी पड़ेगी। देख लेना, आपको गाना हो तो देख लेना। उनके बताए मार्ग पर चलते भी थे। वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। वे कभी भी किसी से निरर्थक बातों के लिए नहीं लड़ते थे, परंतु गलत बातों का विरोध करने में सोचते भी नहीं थे। वे कभी भी किसी की चीज़ को नहीं छूते थे, न ही उसे व्यवहार में लाते, मतलब इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके सब चीज़ साहब की थी। उनका यहाँ पे साहब जो है कबीर है। उनके खेत में जो पैदावार होती वे उसे लेकर कबीर के मठ पर जाते। वहाँ से उन्हें जो प्रसाद के रूप में मिलता उसी से वे अपने परिवार का निर्वाह करते थे। बाल गोविंद भगत की इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण लोग उन्हें साधु कहते थे। मतलब जो भी चीज़ें होते हैं साधु वाले, जो गुण होते हैं कि बिना पूछे किसी के घर में मत जाओ, अपना जो भी अनाज पैदा हो रहा है वो मठ में लेके जाना, तो वो सारी चीज़ों के कारण ही लोग उनको साधु कहते थे। अब अगला प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, कैसे बताई। तो आपको पता है, कहानी अगर पढ़ी है आपको पता होगा कि वो रोया नहीं था, और वो सारी चीज़ें बताने आपको। भगत का एक बेटा था, वो बीमार रहता था, एक दिन वह मर गया। ये तो बताओगे ही, तभी तो मृत्यु पर भावनाएं बताओगे। भगत ने अपने बेटे के मरने पर शोक नहीं मनाया, मतलब दुखी नहीं हुआ। उसके अनुसार उसके बेटे की आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। आज एक वीरहिनी अपने प्रेमी से मिलने गई है और उसके मिलन की खुशी में आनंद मनाना चाहिए, न कि अफसोस। उन्होंने अपने बेटे के मृत शरीर को फूलों से सजाया। पास में एक दीपक जला रखा था। वे अपने बेटे के मृत शरीर के पास आसन पर बैठ मिलन के गीत गा रहे थे। उन्होंने अपने बेटे की बहू को भी रोने से मना कर दिया। उसे भी आत्मा से परमात्मा में मिलने की खुशी में जो है आनंद मनाने को कहा, मतलब खुश होने को कहा कि मर गया वो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत पाठ में के माध्यम से लेकिन लेखक क्या संदेश देना चाहता है, या फिर पूछ लेंगे मूल भाव क्या है। मूल भाव याद करना है, जरूर से करना है, आता है हर साल। ऐसा हो सकता है मतलब 4 सेट आते हैं ABCD, तो किसी भी सेट में आए, हो सकता है सारे सेट्स में मिल जाए। कई बार हुआ है मतलब चारों सेट में मिला है, कई बार जो है 2 या 3 सेट में आता है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड के ऊपर, बट हाँ आपको तो करना है ना प्रिपेयर उसको। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। लेखक बचपन से ही बाल गोविंद भगत को आदरणीय व्यक्ति मानता आया है। लेखक ब्राह्मण था और बाल गोविंद भगत एक तेली थे।
तेली को उस समय के समाज में अच्छा नहीं समझा जाता था, फिर भी बाल गोविंद भक्त सबकी आस्था के कारण थे। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से वास्तविक साधुता का परिचय दिया है। गृहस्थी में रहते हुए भी व्यक्ति साधु हो सकता है। साधु की पहचान उसका पहनावा नहीं होता, अपितु उसका व्यवहार होता है। व्यक्ति का अपने नियमों पर दृढ़ रहना, निजी आवश्यकताओं को सीमित रखना, सामाजिक कुर्तियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होना और मोह माया के जाल से दूर रहने वाला व्यक्ति ही साधु हो सकता है। वैसे आजकल नहीं होते, आजकल सबको भाई पैसा चाहिए और लालची तो है ही पूरे। तो आजकल साधु वाधु बहुत कम है, मतलब रेयर मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा। बाल गोविंद भगवान के निराकार रूप को मानते थे। उनके अनुसार उनका जो भी है वो मालिक की देन है, उस पर उसी का अधिकार है। इसीलिए वे अपने खेत की पैदावार कबीर मठ में पहुंचा देते थे। बाद में प्रसाद के रूप में जो कुछ उन्हें मिलता उसी से अपने परिवार का निर्वाह करते थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर अपनी पुत्रवधू से भी क्रिया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, मिसटाइप हुआ है, से भी क्रियाक्रम करवाए। वे समाज में प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। उन्होंने पुत्रवधू को पुनर्विवाह के लिए घर भेज दिया। वे अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते थे। उनके सभी कार्य परिहित में होते थे। वे अंत तक अपने बनाए नियमों में विश्वास करते हुए जीते रहे थे। उन्होंने आत्मा के वास्तविक रूप को पहचान लिया था। आत्मा में अंत में आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। इसीलिए उनका मुंह व्यर्थ है, मोह आनंद शायद यहाँ पे। व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखक लोगों को पाखंडी साधुओं से सचेत करना चाहता है। वास्तविक साधु वही होता है जो समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करे और समाज को पुरानी सड़ी गली परंपराओं से मुक्त करा सके। देखो इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं होता, कहानियां हैं यार ये तो, और कहानियां भी याद नहीं होती तो वीडियो देखो यार, कहानी याद हो जाएगी। बहुत ईजी होती है कहानी याद करना। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, लखनवी अंदाज। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने में तनिक भी उत्सुक नहीं है। लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया तो वहां पहले से ही एक सज्जन पुरुष पालथी लगाए बैठे हुए थे। उनके सामने खीरे रखे थे। लेखक को देखते ही उनके चेहरे के जो भाव है वो ऐसे हो गए जैसे लेखक का आना उनको पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे लेखक ने उनके एकांत चिंतन में विघ्न डाल दिया, इसलिए वे परेशान हो जाते हैं। परेशानी की स्थिति में कभी खिड़की से बाहर देखते हैं और कभी खीरों को देखते हैं कि अब करूँ तो करूँ क्या। उनकी असुविधा और संकोच वाली स्थिति से लेखक को लगा नहीं कि नवाब उनसे बातचीत करने में तनिक भी उत्सुक है। तो ये चीज़ें हुई, मतलब ऐसा हो जाता है ना जब आप मतलब देखने का मन नहीं करता तो कभी उधर देख रहे हो कभी उधर देख रहे हो, परेशान हो जाओगे। कई बार जब स्कूल में लेक्चर लग रहे होते तब होता है मेरे साथ। तो अब चलो देखते हैं नेक्स्ट कि हाँ, प्रश्न नंबर 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंत में सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका व्यवहार ऐसा करना उनके किस स्वभाव को इंगित करता है? देखो ये क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आता नहीं है, इसमें से थोड़ा बहुत आता है, 1-2 बार आया ये क्वेश्चन, ज़्यादा बार नहीं पूछा गया। लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी है क्योंकि अब की बार जो भी प्रेशर रहेगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं चैप्टर्स में, लिमिटेड इसमें से पूछे जाएंगे। अब चलो यहाँ पे देखते हैं कि कौन से स्वभाव को इंगित करता है। तो नवाब साहब ने बहुत नजाकत और सलीके से खीरा काटा, उन पर नमक मिर्च लगाया। उन नमक मिर्च लगी खीरों की फांकों को खाया नहीं, लेकिन सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकता गया। उसकी इस हरकत का कारण ये हो सकता है कि वो नवाब थे और दूसरे के सामने खीरे जैसी आम मतलब नॉर्मल सी वस्तु खाने में शर्म अनुभव करते हैं। लेखक को अपने डिब्बे में देखकर नवाब को अपनी इसी याद आने लगी, इसलिए उन्होंने खीरे को केवल मात्र सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब के ऐसा करने से ऐसा लगता है कि वे दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, वे दिखावा पर इंसान हैं। उनके इसी प्रकार के स्वभाव ने लेखक को देखकर खीरा खाना अपमान समझा। होता ना, बहुत सारे लोग मतलब दूसरे के सामने कुछ नहीं करेंगे, अकेले में रहना पसंद करते हैं, वो सीन है। अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन कि पाठ में से निहित व्यंग्य या फिर पाठ का मूल भाव, एक ही बात होती है। तो पाठ का मूल भाव भी देख लेते हैं, बहुत छोटा सा इसका। तो लखनवी अंदाज पाठ में निहित व्यंग्य शालीन प्रकृति का है। यह ऐसा नहीं है कि जिसे देख सुनकर टाका लगे
ये क्या लिखा हुआ है, मिस टाइप हुआ शायद यहाँ पे कुछ, कर हंसा जा सके। उन्होंने मन ही मन न कहीं अपने नवाब होने की हीन भावना छिपी हुई थी। वे दूसरों के सामने साधारण से खीरे को खाने की इच्छा करके भी नहीं खा रहे थे, इसलिए उन्होंने खीरे को अत्यंत बहुमूल्य वस्तु की तरह छोला, काटा, उस पर नमक लगाया, मिर्च लगाई, सूंघ, और फिर सूंघ के मुंह में पानी आ गया था उसको, और फिर जो है उस पानी को अंदर गटका, खीरे की फांकों को बाहर फेंक दिया। व्हाट्स लॉजिक बिहाइंड दिस। इसी प्रकार पूरे खीरे जो भी बनाया था उसने पूरा सब कुछ ऐसे ही उड़ा दिया। बाहर फेंकने के बाद उन्होंने गर्व से लेखक की ओर देखा और अपने झूठे अहम को संतुष्ट कर लिया। ऐसा करके उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि खीरे को खानदानी रईस ऐसे ही खाते हैं, पता नहीं कैसे खाते हैं। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसमें से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं आपके, तो देखो ये पार्ट नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, आप चेकआउट कर लेना, इसीलिए पार्ट का नाम लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो है पाठ में आए इन उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसमें फादर कामिल बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। या फिर ऐसे पूछेंगे कामिल बुल्के के साहित्यिक रूप को स्पष्ट कीजिए। या फिर ऐसे पूछेंगे फादर कामिल बुल्के की झुंझलाहट और दुख का क्या कारण था। सेम सी बात रहेगी, सेम आंसर रहेगा। फादर कामिल बुल्के विदेशी होते हुए भी भारतीय थे। उन्होंने हिंदी से विशेष लगाव था। उन्होंने हिंदी में प्रयाग विश्वविद्यालय में शोध किया। फादर बुल्के ने मातृलिंग के लिए प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नीलपंछी नाम से रूपांतरण किया। ब्लू बर्ड काफ़ी फेमस जो है मतलब बुक है, तो मतलब नाटक है जो एपिसोड है, तो उसको जो है हिंदी में लिख दिया, पहले इंग्लिश में था वो। उन्होंने मसीही धर्म को धार्मिक पुस्तक बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। काफ़ी बड़ी बुक है और काफ़ी जो है मतलब पवित्र, जैसे भारत में गीता होती है ना हिंदुओं की, तो वैसा ही है। तो बाइबल का जो है हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। उनके शोध रामकथा, उत्पत्ति और विकास के कुछ अध्याय प्रीमल में पढ़े गए थे। उन्होंने प्रीमल में भी कार्य किया। वे सदैव हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए चिंतित रहते थे। क्या आपको पता है कि क्या उनका जो सपना था वो सफल हुआ? क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनी? तो मुझे कमेंट में बताइए। वैसे पता होगा आपको ये चीज़ कि राष्ट्रभाषा कौन सी है। इसके लिए वे प्रत्येक मंच पर आवाज़ उठाते। उन्हें उन लोगों पर झंझलाहट होती थी जो हिंदी जानते हुए भी हिंदी का प्रयोग नहीं करते थे। जैसे आप लोग, आपके स्कूल के टीचर है, वैसे तो आपकी गलती नहीं है। टीचर बोलते हैं कि बेटा आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, बस इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। आपको हिंदी आती है, आपकी भाषा है खुद की, आप अपनी भाषा छोड़ के दूसरों की भाषा अपना रहे हो, वैसे क्या फ़र्क रह जाता है यार। इंग्लिश तीसरे नंबर पे आती है और हिंदी चौथे नंबर पे। अगर सीखनी है चाइनीज़ सीख लो, ज़्यादा ही आएगी वो, मतलब ऐसे दुनिया में देखा जाए। लेकिन अपनी अपनी पसंद है, जिसको जो सीखना है सीखे। उन्हें उन लोगों की झंझलाहट होती थी जो हिंदी का प्रयोग नहीं करते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के का हिंदी के प्रति विशेष प्रेम और लगाव था। अब यह है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन इस चैप्टर से। क्या बताना है आपको? फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व सबसे अलग था। उनके मन में सबके लिए अपनापन सा था। सबके साथ होते हुए भी वे अपने व्यवहार, अपनता, वात्सल्य के कारण अलग से दिखाई पड़ते थे। वे सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। उनका मन करुणामय था। वे सब जान पहचान वालों को के परिवार के दुख सुख में की पूरी जानकारी रखते थे। हर किसी के दुख में दुखी होना, सुख में खुशी का अनुभव करना उनका स्वभाव था। जब वे दिल्ली आते, समय न होने पर भी सबकी खोज खबर लेकर वापस जाते थे, चाहे टाइम मिले ना मिले, चाहे 2 मिनट बैठना पड़े, लेकिन पता सबका करके जाएंगे। जिससे रिश्ता बना लिया, अपनी तरफ से उसे पूरी तरह से निभाते थे। उनके व्यक्तित्व की यही बात उन्हें जो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक बनाती थी। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और ये है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। और इसके बाद के जो भी चैप्टर है, जो भी मैंने बताए, ये चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं। मैंने मतलब नॉर्मल लिख दिया कि चैप्टर 1 2 3 4। चैप्टर का नंबर जो है आगे पीछे आपकी बुक के अंदर वो देख लेना आप। चैप्टर के नाम लिख रखे हैं मैंने बाकायदा, आप चेक कर लेना उस चीज़ को। अब जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, और इनके अलावा जो बाकी के चैप्टर है वो एग्जाम में नहीं आ रहे, हरियाणा बोर्ड वालों के। और बाकी के जो बोर्ड्स हैं लाइक CBSE हो गया या दूसरे बोर्ड हैं, तो उनको जो है मैं यही बोलूँगा कि आप अपना सिलेबस चेक कर लेना। अगर सेम सिलेबस है तो कर लेना, और जो जो चैप्टर आ रहे हैं उनके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो आप। एग्जाम में उनके बोर्ड्स में भी आने के चांसेस पूरे रहेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है पाठ का मूल भाव बताना हमको। मूल भाव मतलब कहानी इन शॉर्ट में। मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक संस्मरण है। इसमें लेखक के
इसके माध्यम से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर कामिल बुल्के को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फादर बुल्के का जीवन हम भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा है। फादर बुल्के विदेशी होते हुए भी भारत की भाषा और संस्कृति से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। उन्होंने सदैव स्वयं को एक भारतीय कहा है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत योगदान दिया। क्या वो बनी? हाँ बनी। बहुत मेहनत करी ना तो बनेगी, नतीजा आएगा आपके सामने। हम लोगों को फादर बुल्के के जीवन से यह संदेश लेना चाहिए कि जब एक विदेशी अनजान देश, अनजान लोग और भाषा को अपना बना सकता है तो हम अपने देश, अपने लोगों, अपनी भाषा को अपना क्यों नहीं बना सकते। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। अपने देश और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। वैसे आजकल इंग्लिश सीखने लग गए और रीज़न ये है इंग्लिश सीखने का, बता देता हूँ। लास्ट में वीडियो तो हो गई है ख़त्म आपकी, बट हाँ लॉजिक बता देता हूँ कि जो स्कूल्स है या फिर बाकी के जो भी इंस्टीट्यूट्स है वो ज़्यादातर इंग्लिश को प्रेफर क्यों करते हैं हिंदी के बजाय। तो इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो भी कंप्यूटर, आजकल आपको पता है सब कुछ मोबाइल में आने लगा है, और जो भी चीज़ें मोबाइल और कंप्यूटर यानी पीसी के ऊपर आने लगी तो वो सारी चीज़ें ज़्यादातर 99% जो है वो इंग्लिश में होती है और हिंदी में ट्रांसलेट ही नहीं होती। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है इंग्लिश सीखना। हालांकि आप बोलो ना बोलो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे लिखा क्या हुआ है। गलती मत करना, सीख लेना आप इंग्लिश को, नहीं तो आप फिर कंप्यूटर में और मोबाइल चलाने में, मोबाइल तो वैसे चला लोगे लेकिन पीसी चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो भी सीख लेना। आगे इन फ्यूचर आपकी बहुत मदद करेगा। आने वाला समय पीसी के ऊपर ही होने वाला है। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, आप 10th में हो यार, 10th, 11th और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में कराऊंगा मैं। तो आपको देखनी है जिसमें देखो, आपको साइंस पढ़नी है या फिर विज्ञान पढ़नी है वो आप देखो, जो भी बुक पढ़नी है हिंदी इंग्लिश दोनों में हो जाएगी। और हाँ एक चीज़ तो भूल ही गया यार, मैं सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटी भी दबा देना ताकि कोई अपडेट अगर मैं दूँ आपको आपके सब्जेक्ट बुक से रिलेटेड तो मिस ना कर बैठो आप गलती से भी।